this is Chitranshi Dubey from Access Colleges, and here I am going to deal with Constitution of India. So as it is prescribed in your syllabus, in AKTU syllabus, you can see there. First of all, we should start from module 1, what is given in your syllabus. So here, Constitution of India, Law and Engineering. So what is the connection between law and engineering from the point of view your constitution? So module 1 is here, and ये जो आपका constitution है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, because आजकल क्या है कि आपको या कोई भी इंडिया का सिटीज़न हो उसे बहुत ही अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ आज मॉड्यूल 1 को डिस्कस करने वाले हैं कि मॉड्यूल 1 में क्या दिया हुआ है। सो मॉड्यूल 1 में सबसे पहले है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऑल दीज थिंग्स यू कैन सी इन योर AKTU सिलेबस। सो यहाँ पर सिर्फ मैंने मॉड्यूल 1 लिया है जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मॉड्यूल 1 का भी सिर्फ एक टॉपिक यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आई विल स्टार्ट, एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट्स आए हैं इसके बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक दिन में बन करके तैयार नहीं हो गया था, और फिर इसके बाद कैसे ये एनफोर्स हुआ हमारे इंडिया में ये समझना ज़रूरी है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम समझें तो बहुत सारे हमारे ऐसे एक्ट आए, रेगुलेशन एक्ट आए जिनके बारे में आई विल टेल यू। सो यहाँ पर 2 एक्ट प्रेफरेबली आपके दिए हुए हैं, 1935 एंड 1947। सो इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, एक्ट ऑफ 1935 एंड एक्ट ऑफ 1947। दीज 2 एक्ट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट इनको समझने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, जो हम बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सैलिएंट फीचर्स की, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फीचर्स क्या हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है, इट्स नॉट अबाउट योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जानना तो ज़रूरी है ही, लेकिन साथ में अगर आप इसको ये समझ के पढ़ेंगे कि व्हाट्स योर राइट इन दिस कंट्री, यानी कि आपके अपने क्या अधिकार हैं भारत में, तो ये आप ज़्यादा बेहतर तरीके से और इंटरेस्ट के साथ पढ़ पाएंगे। फाइन। फिर है द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कह सकते हो कि प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रियम्बल जो है ये आत्मा है संविधान की। इट मीन्स दैट कि आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर नहीं भी पढ़ते हैं इट्स ऑल राइट, बट अगर आप प्रियम्बल को पढ़ लेते हैं देन इट इज आर एसेंस ऑफ योर कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स, वेरी मच इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स वो हैं जो सभी इंडिया के सिटीजन्स को मिले हुए हैं, इवन जो फॉरेनर्स हैं कुछ उनको भी मिले हुए हैं। सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर फंडामेंटल राइट, ओके। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि कहीं हम अपने राइट्स के चक्कर में या राइट्स को देखते हुए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को तो नहीं भूल जा रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, अब आपको ये आप सुनते होंगे इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, इलेक्शंस होते हैं, आपने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सब के बारे में आपने सुना होगा। देन पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट होता है और नहीं होता है। तो प्रेसिडेंट से लेकर के हम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, CM सब कुछ पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, फेडरल सिस्टम। व्हाट इज़ फेडरल सिस्टम? फेडरल सिस्टम के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि वी हैव 3 लिस्ट इन आर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर शेड्यूल 7। सो यहाँ पर क्या है कि कैसे ये कंफर्म होता है कि कौन से रूल्स हमारे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे रूल स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे दोनों मिलकर के काम करते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोना डील विद अंडर दिस फेडरल सिस्टम। सेंटर स्टेट रिलेशंस, अब कई बार ऐसा होता है कि अब हमारे यहाँ सेंटर में भी एक गवर्नमेंट है और स्टेट में भी एक गवर्नमेंट है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, देखा भी होगा। सो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए ऐसी क्या चीज़ें दी हुई हैं सेंटर और स्टेट रिलेशन को लेकर के? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड प्रोसीजर्स। तो अब कोई भी चीज़, अब जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय तो सारी चीज़ें डिफरेंट थी, बिल्कुल, है ना, अलग उस समय की डिमांड थी, लेकिन अभी आज की डिमांड क्या है? क्या आज हम उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के चल सकते हैं या फिर हमें चेंजेस जो आएंगे उनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम
क्या प्रोसीजर है अमेंडमेंट का वो देखेंगे, और कैसे कर सकते हैं, कितनी बार अमेंडमेंट्स हुए हैं, क्या क्या हुआ है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, तो जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझे आप, अभी तक जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुए हैं हमें उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है, तो हमारे यहाँ 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी की बात करी गई है। इट्स योर नेशनल इमरजेंसी, नेक्स्ट वन इज़ योर प्रेसिडेंशियल रूल जिसको हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, एंड द लास्ट वन इज़ योर फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आज तक कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आप देखते होंगे पंचायत होते हैं, और पंचायत के साथ साथ होते हैं आपके म्यूनसिपैलिटीज़, है ना। तो म्यूनसिपैलिटीज़ जो होते हैं वो आपके अर्बन एरियाज़ में होते हैं, और जो पंचायत होते हैं वो आपके विलेजेस में होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स इन इंडिया, तो इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मॉड्यूल 1 के अंतर्गत हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फाइन, तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। जो आपकी फर्स्ट लाइन थी यहाँ पर, शायद मैंने नहीं डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग एंड दी कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या डिफरेंस है। सो ये आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑल्दो मैंने यहाँ पर एक स्लाइड लगाई हुई है जो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ये जो चीज़ें दी हुई है, सेपरेशन ऑफ पावर, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, नेक्स्ट कह रहा है आपका पॉपुलर सोवेरेनिटी, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिविजुअल राइट्स। तो ये सारी चीज़ें हम जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करेंगे ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये फर्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पर वैसे ही 6 बेसिक फीचर्स और प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कि जो संविधान होता है उसके 6 बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अभी आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करने वाले हैं। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम देखें, सो ये शुरुआत ये सारी हुई कहाँ से, तो शुरुआत हुई ये 1600 से, ठीक है। 1600 में इंडिया वॉज दी हब, ठीक है, हब ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पर आई अलग अलग अपनी अपनी कंपनीज लेकर के, और यहाँ से उन्होंने बिजनेस करना स्टार्ट किया। ये बात शुरू होती है जब वास्को डी गामा सबसे पहले आया था 1600 में, और वो केरल से बहुत सारे जो केरल है आपको पता होगा कि स्पाइसेस यानी कि मसालों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और वहीं से ये पूरा शुरू हुआ खेल, कह सकते हो कि यहाँ से केरल से वो वास्को डी गामा स्पाइसेस मसाले लेकर के गया, और वहाँ पर उसने दुगने तिगने दामों में इसको बेचा और खूब सारा प्रॉफिट कमाया। फाइन, अब जब ये हुआ तो उसको फिर इससे लालच आया, और फिर वहाँ पर जब बाकी लोगों को इसका स्वाद लग गया, कह सकते हो कि उनको ये सारी चीज़ें पसंद आने लगी, तो वहाँ से और भी अदर कंट्रीज़ ने क्या किया कि हाँ हमारी कंपनी भी वहाँ पर जाएगी और बिजनेस करेगी। सो इसी तरह से बहुत सारे आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगीज़ आए, डच आए, एंड बहुत सारी कंपनीज़ आई। फिर सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग कंपनी थी वो स्टे करी इंडिया में, बाकी सारे धीरे धीरे करके ख़त्म हो गए। तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स की, ठीक है। यानी कि इंग्लैंड जो है उसने क्या किया कि पूरे में एक अपना अधिकार कर लिया, मोनोपोली कर ली, ठीक। तो उनके बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं। और पहले तो ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पर्पज़ से आए थे, और कुछ इनका बेसिक पर्पज़ नहीं था, सिर्फ ये बिज़नेस करना चाहते थे। बट क्योंकि उस समय जब ये सारी कंपनीज़ आ रही थी, तो हमारे यहाँ मेडिवल हिस्ट्री में, यानी कि जब हम मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं तो वहाँ पर मुगल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो है मुगल्स एरा चल रहा था, और मुगल्स के जो जितने भी किंग थे वो एक टाइम तक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लाइक औरंगजेब तक तो सारे के सारे किंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। देन औरंगजेब के बाद क्या होता है कि जितने भी किंग्स आते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। आप देखो दिल्ली से लेकर के साउथ तक का पूरा जो एरिया था वो किसके अंडर में था, इन मुगल्स के अंडर में था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बाद के औरंगजेब के बाद के जितने भी रूलर हुए उनके हाथ से ये पूरा एरिया निकलता चला गया। यहाँ पर मैं आपको एक मैप के ज़रिए समझाना चाहूँगी कि आप देखोगे कि जैसे ही अगर ये इंडिया का मैप है, ठीक है, तो स्ट्रैटेजिकली देखें, अगर हम देखें तो यहाँ से कुछ भी अगर आता है, सपोज यहाँ से अगर कोई शिप वगैरह आती है सबसे पहले, तो वो यहाँ पर स्टे करेगी,
ठीक है। तो ये जो एक महाराष्ट्र, ये अगर आपको मैप का थोड़ा सा नॉलेज है तो ये पूरा महाराष्ट्र वाला इलाका हो जाता है, ये साउथ में तमिलनाडु का इलाका हो जाता है, एंड दिस वन इज योर बंगाल का इलाका। ठीक है, तो ये जो तीन कह सकते हो कि उस टाइम की बहुत ही फेमस प्रोविंसेस थे। ठीक है, बंगाल, मद्रास, और इसको उस समय तमिलनाडु नहीं कहा जाता था, चेन्नई को जो है वो मद्रास के नाम से जाना जाता था, और यहाँ पर आपका ये महाराष्ट्र, ठीक है, या फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी इसको कहा जाता था। तो ये जो तीन हो गए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, इट्स वेरी मच एसेंशियल, बिकॉज अगर साउथ से कोई आता है यहाँ से, यहाँ पर आपका अफ्रीका है और अफ्रीका से घूम करके कोई आता है तो वो कहाँ पर सबसे पहले जाएगा, यहाँ पर मद्रास में। अगर इस तरफ से अफ्रीका से अगर कोई इस तरफ से आता है तो वो बॉम्बे सबसे पहले आएगा, और यहाँ पर अगर ये और आगे बढ़ना चाहते हैं या ईस्ट की तरफ जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो इनको जाना पड़ेगा बंगाल। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए क्या समझ में आया कि ये जो तीन इलाके थे, अगर सपोज किसी ने, ये पूरा हमारा कंट्री क्या है, पेनिनसुला है, भारत है ना, प्रायद्वीपीय भारत है, तो ये जो प्रायद्वीप अगर यहाँ पर किसी ने कंट्रोल कर लिया तो उसे सेंटर में कंट्रोल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इसीलिए क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जब आए सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पर अपना तमिलनाडु में पहले सूरत में अपना एक कॉलोनी बनाया, देन साउथ में बनाया, एंड देन ये बंगाल पहुँच गए। और जब ये बंगाल पहुँचे उस समय इनकी कह सकते हो कि इनका टाइम इनके फेवर में था, और बंगाल पहुंच के एक जो भी उस समय के मुगल के आपके रूलर थे, उन्होंने 1700 के करीब क्या किया, 1772 में एक बहुत बड़ी कह सकते हो कि गलती कर दी। ठीक है, और गलती क्या थी, इन्होंने, जो मुगल्स थे, इन्होंने क्या किया कि रेवेन्यू यानी कि टैक्स कलेक्शन का जो राइट था वो किसको दे दिया, ब्रिटिशर्स को दे दिया, पर्टिकुलर फॉर दिस एरिया। इस एरिया का जो टैक्स कलेक्शन का राइट था वो ब्रिटिशर्स को दे दिया। अब जब टैक्स कलेक्शन का राइट किसी के पास हो जाएगा, जब उसके पास उस कंट्री का पैसा होगा तो वो क्या करेंगे, वो जाहिर सी बात है उनके मंसूबे वहाँ से बदल गए, और तब शुरुआत हुई द कंपनी रूल 1773-1858 तक। ठीक है, तो कंपनी रूल हमारे यहाँ चलेगा 1773 से लेकर के 1858 तक। तो हम पहले इसको समझेंगे कि व्हाट वाज द कंपनी रूल, और इनको मैं एक पॉइंटर्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू राइट इन योर एग्जाम। ठीक है, तो कंपनी रूल का मतलब सिंपल से यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने क्या किया, जब उसको रेवेन्यू राइट मिल गए तो उसने क्या किया कि यहाँ पर जो इनका सिर्फ व्यापार करने का, बिजनेस करने का जो मोटिव था वो बदल गया, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव मोटिव में बदल गया। ठीक है, तो 1773 से स्टार्ट होता है, और 1773 में सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिशर्स। तो पहली बार जैसे ही इनको ये राइट मिलते हैं, फिर पहली बार 1773 में एक ये रेगुलेटिंग एक्ट बनाते हैं, गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट। जो भी आपको इसमें हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहा है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। सो अभी तक देखो क्या कर रहे हैं ये, कि कंट्रोल कर रहे हैं एंड रेगुलेट कर रहे हैं किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, कि इनकी अभी तक कॉलोनीज हो चुकी थी मद्रास में, सूरत में, सूरत कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, तो सूरत में कंपनी थी, मद्रास में थी, और जो बंगाल में थी। तो ये सभी इलाकों में अब ये क्या कर रहे थे, ये खुद कंट्रोल कर रहे थे, यानी कि अभी इनको सिर्फ रेवेन्यू राइट मिला था बंगाल का, लेकिन इन्होंने क्या शुरू कर दिया कि कंट्रोल करना प्लस रेगुलेट करना। अभी तक जो है राजा जो थे, रूलर्स जो थे इंडिया के, वो रेगुलेट करते थे, ये रेगुलेट नहीं करते थे, ये जस्ट परमिशन लेते थे पहले कि हम वहाँ पर ये कंपनी लगाना चाहते हैं, हम वहाँ पर अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो इनको पहले परमिशन लेनी होती थी। बट यहाँ से क्या हुआ, इन्होंने खुद ही कंट्रोल करना शुरू कर दिया और रेगुलेट करना भी शुरू कर दिया। It recognized for the first time political and administrative functions of the company। तो यहाँ पर इन्होंने political functions भी start कर दिए कंपनी के, जो कि पहले से था इनके पास। Now they are also dealing with administrative functions। It laid the foundation of central administration in India। This point is very much important because आज जो हम सेंटर देखते हैं ना, कि हमारे केंद्र में एक सरकार है, यानी कि सेंटर गवर्नमेंट है, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, एंड फिर हम स्टेट गवर्नमेंट
गवर्नमेंट में आते हैं। तो सेंटर गवर्नमेंट जो है वो, अगर हमें कुछ नहीं पता था, इंडियंस को कुछ नहीं पता था व्हाट इज योर सेंटर गवर्नमेंट, व्हाट इज यूनियन गवर्नमेंट, व्हाट इज प्रोविंसेस, कुछ भी नहीं पता था, बट यहाँ से इन लोगों ने सीखना शुरू किया लाइक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई कि सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सेंटर कहीं पर और है, यानी कि बंगाल जो था वो मेन सेंटर था, हब था, और वहां से ये कंट्रोल कर रहे थे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को। फाइन, आगे चलते हैं। इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो पहले क्या होते थे कि मैंने आपको जो 3 प्रेसिडेंसी गिनाई, यहाँ पर एक थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बंगाल प्रेसिडेंसी। तो यहाँ तीनों जगह पर इनके कौन होते थे, एक गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे। लेकिन फिर क्या हुआ कि इन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या नाम दे दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड द क्वेश्चन इज हियर, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। और पहली बार जब ये 1773 में एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट, उसी समय पर कलकत्ता में हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। आज जो हम सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, सो ये जो सुप्रीम कोर्ट है पहले कहाँ पर था, कैलकाटा में था 1774 में, कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जस्टिस। तो अगर हम यहाँ पर प्रेजेंट टाइम, पहले क्या था, 1 CJI होता था प्लस 3 अदर जस्टिस हुआ करते थे। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो CJI तो एक ही होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड यहाँ पर अभी प्लस 30 जजेस हैं, ठीक है। और इनका जो नंबर है वो बढ़ सकता है, पहले ये 3 थे, फिर 8 हुए, फिर और नंबर बढ़ा 12, 13, फिर इसके बाद अभी 30 हैं। तो ये चीज़ आप याद कर सकते हो। फिर इसके बाद अमेंडिंग एक्ट आया 1781 में, यानी कि जो ये लेकर के आए थे 1773 का एक्ट, फिर क्या हुआ कि इसमें कुछ इनको फ्लॉज नज़र आए, कुछ गलतियां नज़र आई, कुछ कमियां नज़र आई। तो उसको सही करने के लिए 1781 में ये दूसरा एक्ट लेकर के आए, और इसको इन्होंने नाम क्या दिया कि इसको, एक तो ये भी हम लोग बोलते हैं अमेंडिंग एक्ट 1781, या फिर इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट और डिक्लेरेटरी एक्ट, ठीक है, of 1781. The key provision of this act was to demarcate the relation. यहाँ पर क्या मतलब था, demarcate the relations, किसके किसके बीच के, सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट था, जो जुडिशरी थी, वो कह सकते हो कि वो फ्री नहीं थी, वो किसके अंडर में काम करती थी, गवर्नर जनरल के अंडर में काम करती थी। इट सेटल द क्वेश्चन ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के क्या काम होंगे, कैसे वो वर्क करेगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसके द्वारा, इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट क्या काम करेगा, ये सब डिसाइड कर दिया गया। द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज डिफाइंड विद इन कैलकाटा। और ये जो ज्यूरिसडिक्शन था सुप्रीम कोर्ट का, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर कन्फाइंड होकर के रह गया, सिर्फ और सिर्फ कैलकाटा के लिए था। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद Pitt's India Act 1784. So what is Pitt's India Act? So as I told you, there are mentioned only 2 acts in your syllabus. That was your 1935 and the Act of 1947. But before that, we have to learn about what were the background of those acts. क्यों ये acts आए और उनके background ऐसे क्या थे। एकदम से अगर आप 45 और 47 and 35 को पढ़ लोगे, maybe you will not able to understand what is going on, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को पढ़ना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। I already told you कि 1773 से स्टार्ट होता है आपका कंपनी रूल एंड इट विल कंटिन्यू टिल 1857 तक ये चलेगा। एंड फिर इसके बाद आपका इन द 1857 इन दैट ईयर ओनली, वहाँ पर आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ये कंपनी रूल बदल जाएगा क्राउन रूल में। सो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सो इन इंडियन अफेयर्स केम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। सो यहाँ पर क्या हुआ था, अभी तक जो चीज़ें डील कर रहे थे वहाँ के रूलर्स, जो डील कर रहे थे वहाँ के लोकल गवर्नमेंट, अब वो सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे जो कॉलोनीज़ हैं ब्रिटिशर्स की, वो इस्टेब्लिश होने लगी थी इन
वेरियस प्रोविंसेस। और जब कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है, उनकी कॉलोनीज इस्टेब्लिश हो रही हैं, तो उस कंपनी के रूल को संभालने के लिए वो इंडिया के रूल को भी, इंडिया के अफेयर्स को भी डील कर रहे थे। डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो पॉलिटिकल फंक्शन थे कंपनी के या फिर जो कमर्शियल फंक्शन थे, उनको क्या कर दिया गया था, अलग अलग कर दिया गया था। किसके अंतर्गत? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत जो कमर्शियल एक्ट थे वो अलग बता दिए गए थे कंपनी के, और जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे उनको अलग कर दिया गया था। अब इनको अलग करने के लिए दो तरह का, कह सकते हो कि दो तरह का काउंसिल बना दिया गया था। लाइक फर्स्ट वन इज योर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या मैनेज करते थे? कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करते थे। एंड सेकेंड वन वाज योर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये नया बनाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में टोटल 6 मेंबर्स थे और ये मैनेज करते थे पॉलिटिकल अफेयर्स को। सो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था, और यहीं से शुरुआत होती है डुअल गवर्नमेंट की। यहाँ पर आपकी दो गवर्नमेंट्स आ गई थी, जैसे कि फर्स्ट वन इज योर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, क्या मैनेज करने के लिए? कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। एंड सेकेंड वन इज योर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 मेंबर्स थे, मैनेज करते थे पॉलिटिकल अफेयर्स। दस इट एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट। सो डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से। एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल। ये जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसके पास पूरी पावर्स थी क्या कंट्रोल करने के लिए? जो भी आपके सिविल के मैटर्स थे, मिलिट्री मैटर्स थे, गवर्नमेंट और रेवेन्यू के सारे मैटर्स ये कंट्रोल करता था ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये जो आप ये लास्ट फ्रेज देख रहे हो, ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि पहले तो ये सिर्फ इन्होंने स्टार्ट किया था कंपनी से, ठीक है, कि हमारी कंपनी है। अब ये इंडिया में खुद को क्या कहने लगे थे? ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया, यानी कि भारत में ये ब्रिटिशर्स की पोजीशंस हैं, प्रॉपर्टी है। तो ये जब यहाँ तक पहुँच चुके थे अकॉर्डिंग टू योर पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट आपका एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। तो चार्टर एक्ट 1813 क्या करता है कि मोनोपोली जो होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक्सेप्ट फॉर देयर कंपनीज मोनोपोली ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी विद इंडिया। तो भारत में ये चाय के साथ व्यापार करते थे, दार्जिलिंग का चाय, और ये चाइना में व्यापार करते थे, ठीक है। फिर 10 ट्रेड with India for commodities except tea was thrown open to all British subjects। तो चाय के अलावा जो जितना भी व्यापार था, यानी कि सिर्फ चाय ही नहीं, अब सारी चीज़ें यहाँ से बिजनेस होने लगा था, यानी कि यहाँ से जूट भी जाने लगा था, ठीक है, जिसे हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। यहाँ से कॉटन का जो चीज़ें बनती थी, चाहे वो आपके क्लोथ्स हो या कुछ भी हो, ठीक है, कॉटन की चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट होने लगी थी। सो वो आपका हो गया, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं, और फिर मसाले तो थे। दिस लास्टेड टिल 1833। तो ये कब तक चला? ये 1833 तक चला। व्हेन द नेक्स्ट चार्टर एबॉलिश द ट्रेड ऑफ कंपनी। तो चार्टर एक्ट 1813 फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सप्लिसिटली डिफाइंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। तो पहली बार 1813 में ये डिसाइड हुआ कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि क्या संवैधानिक रूप से कहीं ब्रिटिशर्स के बारे में बताया गया है, या संविधान का जो ओरिजिन हुआ वो कहीं ना कहीं 1813 से शुरुआत होती है। फिर आता है 1833 का चार्टर। इट वाज द फाइनल स्टेप टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन, यानी कि ये जो था एक फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन की ओर, जो शुरू कब हुआ था? 1773 से। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि सारा कुछ ये कंट्रोल कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ कहाँ से? बंगाल से। इनका पूरा क्या था कि बंगाल में इन्होंने एक हब बना लिया था, और बंगाल में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हो रही थी कि ये सब कुछ अपना स्टार्ट कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे कहाँ से? ओनली बंगाल से। फाइन, बंगाल से ये मद्रास को भी कंट्रोल कर रहे थे, बंगाल से ये बॉम्बे को भी कंट्रोल कर रहे थे, और इवन जो अदर प्रोविंसेस थे जहाँ कहीं भी इनकी कॉलोनी थी, ये सभी एरियाज को वहाँ से कंट्रोल कर रहे थे। एंड दिस इज व्हाट योर सेंट्रलाइजेशन। फाइन, अभी क्या है? यूनियन गवर्नमेंट है सिर्फ कहाँ पर? दिल्ली में, लेकिन वो उसका कंट्रोल कहाँ पर है? कंट्रोल सभी जगह पर है। इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, तो वही आपका सेंटर हो गया, और बाकी जगह वो सब जगह कंट्रोल कर रहा है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल बंगाल के थे, विलियम बेंटिक बने थे उस समय, उन्होंने क्या किया कि उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, यानी कि
जो मद्रास के गवर्नर जनरल थे, जो बॉम्बे के गवर्नर जनरल थे, उनको क्या कर दिया गया, उनको उनका जो कह सकते हैं उनका जो ऑरा था वो डाउन कर दिया गया, डिमार्केट कर दिया गया। गवर्नर जनरल वाज वेस्टेड विद ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स, और ये जो गवर्नर जनरल होते थे इंडिया के, इनके पास सारी सिविल पावर्स थी और सारी मिलिट्री पावर्स थी। यानी कि ये भारत में जितना भी सिविल से रिलेटेड अगर कोई फैसला लेना है ब्रिटिश पोजीशन से रिलेटेड तो आपका गवर्नर जनरल करेगा, मिलिट्री से रिलेटेड अगर कुछ फैसला लेना है तो फिर गवर्नर जनरल करेंगे। इट डिप्राइव्ड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ दियर लेजिस्लेटिव पावर्स। तो बॉम्बे और मद्रास में जो भी आपके गवर्नर्स थे वो उनकी जो वैल्यू थी वो कम हो गई थी। The laws made under the previous act were known as regulations। तो यहाँ पर अभी तक हमारे पास जितने भी एक्ट आए वो रेगुलेटिंग एक्ट थे, ठीक है, रेगुलेशंस थे। यानी कि ये लोग अभी तक क्या कर रहे थे, रेगुलेट कर रहे थे कंपनी को। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अब ये एक्ट ला रहे हैं। एक्ट मतलब होता है, अगर हम इनको प्रॉपर हिंदी में देखें तो ये कानून लेकर के आ रहे थे हमारे लिए। अब ये रेगुलेट नहीं कर रहे थे, अब ये सीधा सीधा एक्ट लेकर के आ रहे थे। इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी। और ये जो आपका चार्टर एक्ट आया था 1833 में, इसके जरिए क्या हुआ कि इन्होंने क्या कर दिया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अब एक कमर्शियल बॉडी नहीं है, और अब उसको क्या बना दिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया था। यानी कि अब हम यहाँ पर व्यापार नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे, प्रशासन संभालेंगे। कहाँ पर, भारत में। इंट्रोड्यूस लॉ मेंबर मैकाले इन गवर्नर जनरल्स काउंसिल। तो गवर्नर जनरल जो होता था उसके पास एक काउंसिल होती थी, एंड द काउंसिल वाज जस्ट एडवाइजरी काउंसिल। तो गवर्नर जनरल के पास कुछ ऐसे मेंबर्स होते थे, 10 से 12 मेंबर्स, जो उसको एडवाइज करते थे फॉर एनी पर्टिकुलर वर्क। सो उनकी जो भी एडवाइजरी काउंसिल थी उसमें एक लॉ मेंबर भी होते थे, और वो लॉ मेंबर जो पहले लॉ मेंबर थे वो थे मैकाले, ठीक है, मैकाले लॉ मेंबर थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है चार्टर एक्ट 1853 का। ये कहता है सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। अब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी उसमें सभी लोग मिलकर के सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस देख रहे थे। बट जब हमारा चार्टर एक्ट 1853 आया तो उसमें क्या किया इन्होंने, एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया। लेट मी टेल यू कि क्या होता है लेजिस्लेटिव फंक्शन और क्या होता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। सो लेजिस्लेटिव फंक्शन को अगर हम हिंदी में बात करें और एग्जीक्यूटिव को बात करें तो ये होता है आपका, लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ बनाना, मेकिंग लॉ, ठीक है, इनका काम होता है मेकिंग लॉ। केवल इनका काम क्या होता है कि आप कानून को बनाइए, ठीक है। इसके बाद एग्जीक्यूट, नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो लॉ बनाए जाते हैं तो इनको एग्जीक्यूट करने का काम, एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं इनका काम होता है। सो जो भी आपकी गवर्नर जनरल काउंसिल थी उसमें से लोगों को क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट योर वर्क इज नाउ दैट लेजिस्लेट द थिंग्स, एंड जो अदर पीपल होंगे उनका काम क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट दोज लॉज, ठीक है। प्रोवाइड फॉर द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स। फिर इसके बाद इनको क्या किया गया, 6 नए मेंबर्स इसमें जोड़े गए, कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू काउंसिल नोन एज द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव। तो अभी तक ये जो काउंसिल थी वो क्या कही जाती थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल। उसके बाद इसमें कुछ 6 नए लोग जोड़े गए, और उन 6 नए लोगों में इंडियंस थे या नहीं थे, तो फिर उसको नाम, और ये जो काउंसिल थी वो किसके लिए बनाई गई थी, किसको एडमिनिस्टर करने के लिए, इंडिया को। तो इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, फाइन। फिर इसके बाद इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और पहली बार क्या हुआ, यहाँ पर लोकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ। मतलब ये है कि वहाँ उस समय हमारे पास 11 प्रोविंसेस थे, देयर वर 11 प्रोविंसेस ओवर देयर एट दैट टाइम पीरियड। लाइक जैसे अभी हम देखते हैं कि वी हैव 28 स्टेट्स, ठीक है, अभी हमारे पास 28 स्टेट्स हैं। तो उस समय क्या होता था कि उस समय सिर्फ और सिर्फ 11 प्रोविंसेस थे, ठीक है, हम तब प्रोविंस कहते थे, हम स्टेट्स नहीं कहते थे। सो 11 प्रोविंसेस में से हर एक प्रोविंस से या 1-2 जो अगर छोटे प्रोविंसेस है तो उनको मिला करके एक रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि इस समय हमारा रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया था। लाइक जैसे कि अभी हम देखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया का क्या होता है, नेता होता है, और जैसे आप देखते हो पार्षदी का जो भी इलेक्शन होता है तो वो क्या है, वो पर्टिकुलर एक पूरे वार्ड का क्या है,
हेड है। अगर उस वार्ड में 10,000 लोग आते हैं, पीपल आते हैं, तो वो 10,000 पीपल का रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंट कर रहा है वो उन 10,000 लोगों को। सो इसी तरह से यहाँ से इंट्रोडक्शन हो गया था रिप्रेजेंटेशन का। इंट्रोड्यूस एंड ओपन कंपटीशन, और सिविल सर्विसेज का ओपन कंपटीशन स्टार्ट हो गया था चार्टर एक्ट 1853 में। सो यहाँ पर अब 1853 तक की कहानी जो थी वो यहीं पर खत्म होती है। इसके बाद हो जाता है आपका 1857 का रिवॉल्ट। ठीक है, 1857 की जो भी आपने सुना होगा, 1857 का जो भी रिवॉल्ट होता है, तो ये रिवॉल्ट का रीजन था कि यहाँ पर अभी देखो बहुत सारा इस तरह का, जब ब्रिटिशर्स हावी होने लगे थे इंडियंस पे, तो अभी कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको ये बर्दाश्त नहीं होता है कि अभी हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई और हमारे ऊपर रूल कर रहा है। ठीक है, और इनकी जो भी रूलिंग की जो कह सकते हो कि पॉलिसीज थी वो बहुत ही ज़्यादा गलत थी। तो यहाँ पर जो इंडियंस थे, कुछ इंडियंस ने मिल करके क्या कर दिया, रिवॉल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया, लाइक हम अब नहीं सुनेंगे आपकी। तो बहुत ज़्यादा कुछ सीन क्रिएट हुआ, और उसके बाद इसकी खबर पहुंच गई लंदन। यानी कि वहाँ पर क्या पता चल गया कि जो कंपनी थी वहाँ पर, जो हमने बिजनेस करने के लिए भेजा था, अब उसने बिजनेस ना करके, यानी कि अब वो वहाँ पर एक एज अ कमर्शियल बॉडी नहीं रह गई, अब उसने वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना शुरू कर दिया है। सो इन दिस रिगार्ड वहाँ पर जो क्राउन रूल था, क्राउन रूल इन द सेंस कि वहाँ पर महारानी एलिजाबेथ थी उस समय, और उनको जब ये सारी चीज़ें पता चली तो उनको एक्चुअली भारत के बारे में गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। लाइक इंडिया के जो लोग हैं उनको कुछ नहीं आता हाउ टू लिव, हाउ टू ईट, हाउ टू सिट, हाउ टू बिहेव विद अदर्स, तो उनको ये सब चीज़ें कुछ नहीं पता है। तो यहाँ से क्या दिखाया गया कि हम वहाँ पर रह करके उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे और उनको एक अच्छी सी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो ऐसा करके तो वहाँ पर जब सारी बातें पता चल गई तो कंपनी तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी, ये रिवॉल्ट हो चुका था। तो इसके वजह से फिर क्या हुआ कि जो डायरेक्ट कंट्रोल हो गया इंग्लैंड की रानी का इंडिया पर। सो ये जो डायरेक्ट कंट्रोल स्टार्ट हुआ इसी को हमने क्राउन रूल कहा। ठीक है, तो क्राउन रूल शुरू हुआ 1858 से और फिर चला ये फाइनली आपका 1947 तक, यानी कि जब तक हम आज़ाद नहीं हो गए। सो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है। तो अभी तक आपने देखा होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट थे, और अब ये आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यानी कि जैसा कि हमको रिप्रेजेंट किया गया था वहाँ पर कि हम जो है भारत की सरकार को चलाने जा रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ से जो एक्ट ये बन करके आए, फिर चार्टर्स आए थे पहले आपने देखा। तो चार्टर वगैरह जो होते थे वो जस्ट इनके खुद के बनाए हुए कानून होते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि कानून तो इनके बनाए हुए, लेकिन ये आ कहाँ से रहे, ये आ रहे हैं डायरेक्ट रानी के पास से, जो वहाँ की महारानी थी वहाँ से। दैट्स व्हाई द नेम इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, सो ऑल्सो नोन एज एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर उनको जो कहा गया था उस हिसाब से ये एक्ट तैयार हुआ, और इसीलिए इस एक्ट को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा गया। चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वाइसराय ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उस समय के, लाइक जो भी आपके विलियम बेंटिक बने थे सबसे पहले, तो उनके बाद और भी बहुत सारे हैं, अब वो बदल गए थे वाइसराय ऑफ इंडिया। यानी कि जो अभी तक व्यक्ति कंपनी के अंदर में काम करता था उसको तो गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन अब वही व्यक्ति जो क्राउन रूल के अंदर काम करेगा उसको नाम दिया गया वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइसराय बिकेम द एजेंट ऑफ क्राउन। तो ये जो वाइसराय थे ये क्या बन गए, एजेंट बन गए क्राउन के। दिस एक्ट अबॉलिश द डुअल गवर्नमेंट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट। और ये जो पिट्स इंडिया एक्ट की डुअल गवर्नमेंट वाली जो पॉलिसी थी इसके जरिए वो खत्म कर दिया गया। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट आई होप आपको भी याद होगा। द एक्ट ऑल्सो एंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। और एक नया यहाँ पर ऑफिस क्रिएट किया गया और उस ऑफिस को नाम दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नाम दिया गया, वॉज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था ये ब्रिटिश कैबिनेट, यानी कि जो कैबिनेट लंदन में थी वहाँ के ये मेंबर होते थे ब्रिटिश कैबिनेट के, वॉज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। यानी कि ये अगर कुछ भी काम करेंगे इंडिया में, कोई भी नई चीज इंप्लीमेंट करेंगे या कुछ भी होगा इंडिया में, इनकी वजह से तो इनको क्या करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, या इस तरह का
कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस्टेब्लिश अ 15 मेंबर काउंसिल, और इनके लिए एक 15 मेंबर की एक काउंसिल बनाई गई टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इनको असिस्ट करने के लिए। द काउंसिल वाज एडवाइजरी इन नेचर, और ये काउंसिल जो थी वो जस्ट एडवाइजरी बॉडी थी, मतलब ये जस्ट एडवाइस दे सकती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और इससे ज़्यादा और ये कुछ नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861।